जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंचर्स में। दोस्तों, ये वीडियो आपका हिंदी व्याकरण ग्रामर का होने वाला है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ। आपका एग्जाम कल नहीं परसों आपका एग्जाम है, एक दिन बाद आपका जस्ट एग्जाम है, तो आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन 30 लेके आया हूँ हिंदी ग्रामर के, जो कि एग्जाम में भी आपके 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये वीडियो ज़रूर देखना ताकि आपको ये प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले और आप इस प्रश्न को आसानी से कर पाए। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहला प्रश्न पूछा गया साथियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और योजकों द्वारा जुड़े गए हो उसे क्या कहते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य हो और योजक द्वारा जुड़े गए हो उसे क्या कहते हैं? जी बताओ साथियों, क्या हो रहा है? विद्यार्थियों बताओ सभी। ए हो जाएगा उपवाक्य, बी हो जाएगा मिश्रित वाक्य, सी हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य और डी हो जाएगा सरल वाक्य। सभी साथी बताएंगे कमेंट सेक्शन में क्या आंसर सही हो रहा है आप सभी का। जी बताओ साथियों, इसमें आपका राइट हो जाएगा सी। देखो, संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो तो वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पूछा गया आपसे, देखो पूछा गया है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बोली का क्षेत्र जब बड़ा हो जाता है, विकसित हो जाता है, उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है? जी वो आपका हो जाएगा दोस्तों बी राइट हो जाएगा साथियों। उपभाषा कहते हैं उसको। ठीक है, उपभाषा बन जाएगा। देखो ध्यान से पढ़ना, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज सभी सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन 30 पूछा गया साथियों। देखो पूछा गया आपसे, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में उसे क्या कहते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। देखो सभी आंसर देंगे, साथ साथ में कमेंट सेक्शन में बताओ कितनों का आंसर सही हो रहा है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना सभी। देखो इसमें आपका राइट हो जाएगा अयोग्य वहा। देखो, जिस ध्वनियों की गणना स्वर में की जाती है न व्यंजन में की जाती है तो वो शब्द आपके कहलाएंगे अयोग्य वहा। ठीक है, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों। इसी तरह क्वेश्चन आपका 4 पूछा जाता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया आपसे, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया? देखो, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? जी स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को बांटा गया है साथियों। देखो बांटा गया, आपका बी राइट हो जाएगा साथियों, 2। ठीक है, 2 राइट हो जाएगा आपका। याद रखना, एग्जाम में ध्यान से करके आना प्रश्न। प्रश्न अगला पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया साथियों, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? जी बताओ सभी, क्या हो रहा है आपका आंसर? राइट, 4 प्रकार से, 3 प्रकार से, 5 प्रकार से, 6 प्रकार से। आपका डी वाला ऑप्शन लॉक करो, राइट हो जाएगा। 6 प्रकार से भाववाचक संज्ञा के प्रकार शब्दों से बनते हैं। ठीक है, तो आपका डी राइट हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन आपका 6 पूछा गया विद्यार्थियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है साथियों? तो ये आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपकी 25 है। सभी साथी नोट करेंगे, एग्जाम में परसों आता है तो आप ये राइट करके आएंगे सभी। क्वेश्चन आपका 7 पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया आपसे, स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपन बोलते हैं ना ए, ये इसका उच्चारण कौन से स्थान से होता है? जी ये आपका कंठोष्ठ से होता है या दंतोष्ठ होता है या कंठ तालव्य से या ओष्ठ से? सभी साथी कमेंट में बताएंगे किससे होता है। देखो ये आपका हो जाएगा सी, कंठ तालव्य से होता है। ठीक है, आपने कंठ से बोलते हैं ए, तालव्य, तो ये इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझना, बोलना, ए का उच्चारण करना, आपका ये आवाज़ कहाँ से जोर से निकलती है तो आपको समझ में आ जाएगा, कंठ तालव्य। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 8 पूछा गया विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? देखो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मतलब ऐसा कौन सा स्वर है जिसके उच्चारण में, जिसको बोलने में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? जी कौन सा राइट हो जाएगा साथियों? आपका सही हो जाएगा फ्लूत। ठीक है, प्लूत मतलब आधा फलूत, तो ये आपका डी राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, याद रखना, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। क्वेश्चन आपका 9 पूछा गया है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? देखो ऐसा कौन सा व्यंजन जिसका उच्चारण मतलब बोलने का जो स्थान है तालव्य है, तो वो हो जाएगा ज, ये वाला। ठीक है, तो ये आपका तालव्य से बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्थान जहाँ से उच्चारित होता है ये आपका बी राइट हो जाएगा ज। ठीक है, तालव्य। अगला आपका प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन 10, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न विद्यार्थियों पूछा गया आपसे, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? देखो भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई किसको माना जाता है? जी भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, शब्द। ठीक है, शब्द को माना जाता है। सभी लॉक करेंगे ए ऑप्शन को, आपका राइट हो जाएगा ए।
देखो जो भी नई ऑडियंस वीडियो देख रही है चैनल को सब्सक्राइब करना विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ आपके लिए। और प्लीज़ आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, मैं आशा करता हूँ सभी से। और आप अंतिम दिनों में प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। आपको आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी इस चैनल पर करवाई जाएगी। सीईटी परीक्षा जो होने वाली है उसका, और पशु परिसर क्लासेस, तो सभी तरह की जो प्रतियोगी परीक्षा है उनकी तैयारी करवाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना प्लीज़। देखो क्वेश्चन 11 पूछा गया साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? देखो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है जी, बताएंगे सभी। स्वर संधि कितने प्रकार की होंगी? कौन सा ऑप्शन लॉक करें? देखो इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 प्रकार की होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपका 12 पूछा गया विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? देखो चौपाई होती है ना, उसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है जी बताइए? 16 होगा आपका आंसर। ठीक है, सी राइट हो जाएगा 16। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है जी विद्यार्थियों, याद रखना आपको, क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आपका 13 पूछा गया है, संध कितने प्रकार के होते हैं? देखो संध, हिंदी में संध एक टॉपिक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बी राइट हो जाएगा साथियों। इसी तरह क्वेश्चन आपका 14 पूछा गया, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जाता है आपसे, संध पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? देखो संध पढ़ते समय जो 20 वाक्य में जो विराम आता है उसको क्या कहते हैं जी? उसको कहते हैं यति। संध पढ़ते समय जो आने वाले विराम को कहते हैं यति। बी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन आपका 15 पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया आपसे, शप्पय किस प्रकार का संध है? देखो सप्पय अपने स से सतरी, सतरी वाला सप्पय किस प्रकार का संध है जी? ये आपका हो जाएगा विषम। ठीक है, विषम प्रकार का संध है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपका 16 पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। देखो उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं। देखो उपमेय के अंदर जो कल्पित उपमान की संभावना है उसको क्या कहते हैं? सी राइट हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा कहते हैं जी विद्यार्थी, उत्प्रेक्षा सी राइट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन आपका 17 पूछा गया, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जाता है आपसे, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, बताएंगे आंसर। उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? देखो ये आपका हो जाएगा रूपक। ठीक है, रूपक बी राइट हो जाएगा साथियों। इसी तरह क्वेश्चन आपका 18 पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? देखो समास पढ़े होंगे हिंदी व्याकरण में, तो अब बताओ विद्यार्थियों कितने प्रकार के समास होते हैं मुख्य रूप से जी? सभी साथी बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी लोग कहते हैं, आपका बी राइट हो जाएगा। 6 प्रकार के समास होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है तो आपका से याद रखना है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 19 पूछा जाता है विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया आपसे, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहेंगे? देखो जो क्रिया अभी वर्तमान में चल रही है उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे ए अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। ठीक है, जो क्रिया वर्तमान हो रही है तो उसको अपूर्ण वर्तमान कहेंगे जी। आपका क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया साथियों, रचना की दृष्टि से क्रिया में कितने भेद होते हैं? देखो रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। ठीक है, आपका बी ऑप्शन लॉक करो, बी राइट हो जाएगा साथियों। इसी तरह क्वेश्चन आपका 21 पूछा गया, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है साथियों, ये भी देखो ध्यान से पढ़ना, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, उस पहली क्रिया को क्या कहलाती है? देखो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो जब एक कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है जी? साथियों बताएंगे, ये हो जाएगा आपका सी पूर्णकालिक क्रिया। जो पहली क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में प्रवेश कर जाता है या दूसरी क्रिया में कार्य करने लग जाता है, तो जो पहली क्रिया हो जाएगी वो कहलाएगी आपकी पूर्णकालिक, मतलब पूर्ण हो चुकी है, तो पूर्णकालिक क्रिया सी राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और फिर आंसर देना आपको। क्वेश्चन आपका 22 पूछा गया चाहते हो, देखो पूछा गया है विशेष्य क्या है? देखो विशेष्य क्या है ये आप सभी को बताना है। विशेष्य आप सभी का हो जाएगा जिस शब्द में विशेषता बताई जाती हो। देखो विशेष्य क्या हो जाएगा? जिस शब्द में विशेषता बताई जाती हो उसको विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 23 पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पूछा गया है, देखो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? देखो कभी कभी जो एक्सपेक्टेशन नहीं होती विद्यार्थियों, जो कि ये प्रश्न तो इतना सरल नहीं आएगा, ये तो आ ही नहीं सकता, तो कभी कभी इस तरह के प्रश्न भी पूछ लेते हैं। देखो BSTC है भाई, इसमें तो प्रश्न कुछ भी पूछे जा सकते हैं। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं इसको अपन हल्के में लेते हैं, भाई अपन को आता है, पर एग्जाम में जब प्रश्न यही सेम टू सेम पूछा जाता है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं नॉर्मली, तो आपको वहाँ पे नहीं आता है, आप गलत करके आते हो, तो इस तरह के प्रश्न को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये सरल प्रश्न नहीं है विद्यार्थियों, इनको एक बार नज़र रखना है। आपने थ्योरी पढ़ी होगी पर क्वेश्चन में ये किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको नहीं पता होता, तो इस एक बार देख लेना इस प्रश्नों को भी। ये 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम आपका 6 प्रकार का होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका
120 पूछा गया साथियों, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देशवाचक। ठीक है, देशवाचक संज्ञा ये इसका प्रकार नहीं है। ठीक है, संज्ञा का प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 25 हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। पूछा गया है उद्देश्य और विधेय किसके अंग है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उद्देश्य और विधेय, सॉरी उद्देश्य और विधेय ये किसके अंग है ये बताना जी। ये हो जाएगा आपका वाक्य, ऑप्शन नंबर ए लॉक करो, वाक्य आपका करेक्ट हो जाएगा। उद्देश्य और विधेय किसके अंग है, तो ये वाक्य के अंग। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आपका 26 पूछा गया, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 26 पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से रचना के आधार पर कौन सा शब्द रूढ़ नहीं है। देखो निम्नलिखित में से रचना के आधार पर कौन सा शब्द रूढ़ नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा विज्ञान। रचना के आधार पर कौन सा शब्द रूढ़ नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी विज्ञान राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 27 पूछा गया विद्यार्थियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं। देखो शब्दांश, शब्द प्लस अंश से बना शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, ये आपका 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं आप सभी अपने कमेंट सेक्शन में बताना, शब्दांश के प्रकार कितने होते हैं और कितने होते हैं, 2 होते हैं, पर कौन कौन से होते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, क्वेश्चन बी आपका 2 राइट हो जाएगा, बी। ठीक है, क्वेश्चन 28 पूछा जाता है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी नहीं है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द फारसी नहीं है जी। खामोश, कबूतर, चिराग, हक। तो खामोश, कबूतर, चिराग मतलब ये ऑप्शन में दे रखा है, इसका मतलब ये फारसी है, जबकि फारसी नहीं पूछा है तो वो आपका हो जाएगा डी, हक। तो आपका डी राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं तो ध्यान से एक बार ये टॉपिक पढ़ लेना। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 30 पूछा जाता है, 29 सॉरी, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखो प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। दोस्तों ये प्रश्न करने से पहले आपको ये एक बात याद रखनी है, प्रत्यय और उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं या पीछे लगे, ये वाली डेफिनेशन आपको जरूर याद रखना, क्योंकि आप जब प्रत्यय और उपसर्ग का आपका डेफिनेशन याद नहीं होगी तो आप ये प्रश्न कर ही नहीं पाओगे। तो आपको अब पूछा गया कि प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अब उपसर्ग हमेशा कहाँ लगता है, शब्द के आगे लगता है पीछे, तो उपसर्ग हमेशा आगे लगता है विद्यार्थी और प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। तो उपसर्ग पूछा गया है प्रत्येक में, तो प्रति, देखो मैं बताता हूँ, प्रति प्लस एक, तो ये प्रत्येक, ये हो जाएगा आपका बी राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, बी आपका हो जाएगा, प्रत्येक शब्द में प्रति आपका उपसर्ग हो जाएगा, तो बी करेक्ट करना है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आपका 30 पूछा गया, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के आधार पर शब्द हो जाएंगे विद्यार्थियों 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बी, 2 मतलब बी करेक्ट हो जाएगा। 4 आपके शब्द के आधार पर शब्द के प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 30 आपके लिए मैं इस वीडियो में लेके आया था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। ठीक है, मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।